स्टूडेंट्स, 11th के एनसीईआरटी में यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी दिया गया है। अब उस प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर दिए गए हैं बच्चों। उस 5 चैप्टर में पहला नाम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, फिर मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया गया है। तो उनमें से सबसे पहले हम लोग चैप्टर 13 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में बच्चों ये जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, जिसमें कोई भी ग्रीन प्लांट अपना फूड तैयार करता है और वो फूड तैयार करने के दौरान लाइट को यूज करता है। तो लाइट के प्रेजेंस में कोई भी ग्रीन प्लांट अपने फूड को तैयार करे बाय यूजिंग CO2 एंड वाटर, उसी को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बच्चों इसमें लाइट यूज हो रहा है और लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, इसलिए इसे हम फिजिको-केमिकल या फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं। फिजिको-केमिकल का मतलब लाइट एक फिजिकल फैक्टर है, तो लाइट के कारण केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं इस प्लांट सेल में, और लाइट के कारण ही बायोकेमिकल, क्योंकि लिविंग सेल में यह केमिकल रिएक्शन चल रहा है इसलिए हम इसे बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है बच्चों, फ्रॉम दी कहां से, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल जो मैंने बोला H2O एंड CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट एंड पिगमेंट्स, जिसमें कि O2 एक बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे, आपने बहुत बार इस इक्वेशन को पढ़ा होगा। इस इक्वेशन में 6 CO2 है, 12 H2O लिया जाता है और ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल होता है बच्चों, और इसके कारण C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है, 6H2O और 6O2 रिलीज होता है, और यह पूरा प्रोसेस सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है, जिसमें कि ये कार्बन जो यहां से है यहां आया है, ये O2 भी कार्बोहाइड्रेट में आता है और वाटर में जाता है, और हाइड्रोजन जो वाटर का है वो आता है वाटर में और कार्बोहाइड्रेट में, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन है वाटर का वो 6O2 के रूप में निकलता है। तो ये तो बेसिक इक्वेशन है बच्चों फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2O को कंबाइन करके प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में, या कह लो वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट के रूप में O2 को रिलीज करता है। और यही ऑक्सीजन है बच्चों जो हम लोग एटमॉस्फेयर से अपने ब्रीदिंग के लिए लेते हैं। तो हम लोग जो एटमॉस्फेयर से ब्रीदिंग के लिए O2 ले रहे हैं वो कौन रिलीज कर रहा है? प्लांट्स। किस प्रोसेस के दौरान? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो प्लांट ने इस फोटोसिंथेसिस के दौरान किया क्या? तो प्लांट ने इस फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला। बच्चों सनलाइट लिया प्लांट ने और सनलाइट को उन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, और ग्लूकोज प्लांट सेल के लिए एक केमिकल एनर्जी है, इसलिए हम कहते हैं कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, क्योंकि प्लांट जो भी यहां पे फूड बना रहा है ये प्लांट के कार्बोहाइड्रेट प्लांट के फूड के रूप में जाना जाता है। तो ये फूड फिर हमारे बॉडी में आता है और हम लोग इसी फूड को यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हैं और प्लांट
ऑटोट्रॉफ्स है। और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए प्लांट के लिए तो हम कहेंगे प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स। लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसिस किया। इसी तरह से ऑटोट्रॉफ्स बच्चों कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जो कि बैक्टीरिया होते हैं, जो कि आपको प्लांट डाइवर्सिटी में बताया गया होगा। तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्टरी पार्ट की, क्या होता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस को ही बच्चों हम लोग दूसरे एस्पेक्ट में समझेंगे कि फोटोसिंथेसिस को हम और कैसे तरीके से समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस मानते हैं। एनाबॉलिक का मतलब जिसमें सिंथेसिस होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है बच्चों, एक एनाबॉलिज्म और दूसरा कैटाबॉलिज्म। जब कुछ बने तो एनाबॉलिज्म, जहां यहां पे प्लांट्स फूड बना रहा है तो हम इसलिए क्या कह रहे हैं एनाबॉलिज्म। और जब कुछ टूटता है तो हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म हो रहा है। तो जब हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में यही फूड टूटेगा तो हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसे हम रेस्पिरेशन के दौरान पढ़ेंगे बच्चों। तो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरा, ये एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहलाता है। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस। एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। लाइट यहां पे एनर्जी देता है प्लांट को, और फिर प्लांट उस एनर्जी को यूज करके अपने अंदर कुछ सब्सटेंस बनाता है, जैसे आगे हम एटीपी और एनएडीपीएच के नाम से देखेंगे बच्चों। तो एटीपी और एनएडीपीएच बनाता है, और फिर उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। तो लाइट ने ही जिस एनर्जी को प्रोवाइड किया उसको पहले एटीपी और एनएडीपीएच2 में कन्वर्ट किया गया, और फिर उस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज किया गया फूड सिंथेसिस के लिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के लिए। तो दो पॉइंट आपको यहां पे समझ में आया होगा बच्चों। एनाबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं फोटोसिंथेसिस को, और एंडरगोनिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस को हम लोग रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं बच्चों। रिडॉक्स का मतलब केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलता है तो हम उस प्रोसेस को रिडॉक्स कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी रिडॉक्स प्रोसेस है। कैसे कह सकते हैं? इससे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, किसका ऑक्सीडेशन होता है, कौन से मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है, रिडक्शन के बाद क्या बनता है। उस चीज को समझने के लिए हमने यहां पे एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखना, ये इक्वेशन बैलेंस करके नहीं समझना है, सिंपली एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहां पे ये इक्वेशन लिखा गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रॉ मटेरियल क्या है यहां पे, CO2 और H2O। तो ये जो CO2 है और ये H2O है बच्चों, H2O में से जो हाइड्रोजन है वो यहां से यहां जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो हाइड्रोजन डोनर कौन? हाइड्रोजन डोनर होता है वाटर। और जब इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बचेगा क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो आपको यहां पे इस पॉइंट से आपको दो बातें समझनी है। पहला, हाइड्रोजन डोनर कौन है यहां पे, और दूसरा, हाइड्रोजन डोनेशन के बाद क्या उसका प्रोडक्ट बना? ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो वाटर का यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ हाइड्रोजन कर रहा है वाटर। और वाटर अपना हाइड्रोजन लूज करने के बाद किसमें कन्वर्ट कर जा रहा है? ऑक्सीजन में। तो यहां पे वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। और इस हाइड्रोजन को रिसीव कौन कर रहा है? CO2। इस हाइड्रोजन को रिसीव कौन कर रहा है? CO2। CO2 ने इस हाइड्रोजन को लिया, देखो आप एरो यहां पे, CO2 ने इस हाइड्रोजन को लिया और फिर इस हाइड्रोजन को लेकर किसमें कन्वर्ट किया? कार्बोहाइड्रेट में, जिसको कि हम लोग इक्वेशन में C6H12
O6 ग्लूकोज कहते हैं। तो रिडक्शन किसका हुआ? जो हाइड्रोजन लेगा। तो हाइड्रोजन ले कौन रहा है? CO2, और CO2 इस हाइड्रोजन को लेकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, इसलिए लिखा गया है बच्चों रिडक्शन ऑफ CO2। तो यहां पे आपको ये तो बातें समझ में आई होंगी कि ऑक्सीडेशन किसका? वाटर का। रिडक्शन किसका? CO2 का। वाटर के ऑक्सीडेशन के बाद O2 ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। CO2 के रिडक्शन के बाद क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। और इसी चीज को बच्चों यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन ऑफ H2O अकर्स। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? H2O। क्यों? क्योंकि यह हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। यह प्रोसेस कब होगा? वाटर कब टूटेगा और कब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा? लाइट रिएक्शन में। आगे इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे बच्चों। एंड रिडक्शन ऑफ CO2 अकर्स। क्यों रिडक्शन ऑफ CO2? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। लेकिन ये कब होगा? ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेसिस फेज। तो बायोसिंथेसिस फेज, डार्क रिएक्शन जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है, उस दौरान CO2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। और वाटर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को कब डोनेट करता है, कब रिलीज करता है? जब लाइट रिएक्शन होता है। तो यहां तक आपसे बच्चों कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो आप जवाब देने लायक हो चुके हो कि किसका ऑक्सीडेशन? वाटर का। किसका रिडक्शन? CO2 का। ऑक्सीडेशन के बाद क्या बना? O2 बना। रिडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट बना। तो ये तो बात हो गई बच्चों कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। नेक्स्ट है जो सेगमेंट एनसीईआरटी का दिया है, व्हाट डू वी नो। व्हाट डू वी नो सेगमेंट बच्चों आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है और वो है स्टार्च टेस्ट। पहले ये स्टार्च टेस्ट समझ में आना चाहिए, फिर आप इस सेगमेंट को समझ पाएंगे। स्टार्च टेस्ट क्या होता है बच्चों? तो जब भी कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो फोटोसिंथेसिस के कारण ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और वो स्टोर स्टार्च के रूप में होता है। और अगर हम उस स्टार्च को टेस्ट करना चाहते हैं तो आयोडीन से उसे स्टेन करते हैं कि अगर किसी लीफ में, मान लो प्लांट में जो ग्रीन लीफ है, अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा लाइट के प्रेजेंस में, तो वो ग्लूकोज को बनाया होगा, और ग्लूकोज किस रूप में स्टोर होगा उस लीफ में? स्टार्च के रूप में। और अगर वहां पे स्टार्च होगा और आयोडीन से टेस्ट करेंगे उसको, तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्च टेस्ट के कारण ब्लू या ब्लैक कलर आता है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। अब इसी चीज को बच्चों आपने जूनियर क्लासेस में एक्सपेरिमेंट फॉर्म में किया होगा। बच्चों बात करने जा रहे हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की। वेरीगेटेड लीफ बच्चों होता क्या है? तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जिनमें कि लीफ ग्रीन पार्ट जो होता है और बीच बीच में कहीं कहीं स्पॉट्स होते हैं, येलोइश स्पॉट होते हैं या कुछ डिफरेंट कलर के स्पॉट्स होते हैं लीफ के ऊपर ही। मतलब वो लीफ ग्रीन के साथ साथ कुछ दूसरे कलर के पैचेज को भी दिखाता है। तो वैसे लीफ को बच्चों हम लोग वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट है उसमें क्लोरोफिल के कारण ग्रीन है, और जो अलग 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 कलर के आ रहे हैं उसके पास क्लोरोफिल या तो कम है या नहीं है। ये लोइस है तो हम कहेंगे कैरोटीनॉइड ज्यादा है और क्लोरोफिल क्या हो चुका है? कम है। तो वैसे लीफ को हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। अब बच्चे वेरीगेटेड लीफ हम लोग बना भी सकते हैं लेबोरेटरी में, और उस लेबोरेटरी में जब हम बनाएंगे तो हम उसे कहते हैं ब्लैक पेपर मेथड से हम बना सकते हैं। मतलब लीफ के कुछ पार्ट को हमने अगर ब्लैक पेपर से ढक दिया तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो पार्ट जो ब्लैक पेपर से ढका हुआ है वो येलोइश हो जाएगा, क्योंकि उसमें पुराने क्लोरोफिल टूट जाएंगे और नए क्लोरोफिल नहीं बनने के कारण पुराने क्लोरोफिल टूटेंगे और नए बन नहीं पाएंगे, क्योंकि क्लोरोफिल को बनने के लिए लाइट की जरूरत होती है। तो लाइट नहीं मिलने के कारण वो लीफ येलो हो जाएगा। तो कुछ पार्ट ग्रीन दिखाई देगा और बच्चों और कुछ पार्ट येलो दिखाई देगा।
तो हम कहेंगे वैसे लीफ को वेरीगेटेड लीफ। और उसका एक सेटअप है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के रूप में किया है कि ब्लैक पेपर मेथड से हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे स्टार्च बन रहा है और कहाँ पे स्टार्च नहीं बन रहा। तो बच्चों ये लीफ जिस पॉइंट से अटैच्ड है, ये मेन पार्ट है जहां से लीफ अटैच्ड होता है। आप देखोगे इस पार्ट को हमने ब्लैक पेपर से कवर किया है और इसके कवर करने के लिए क्लिप का यूज किया है। पेपर को, ब्लैक पेपर को चिपकाने के लिए, उसको सेट करने के लिए क्लिप का यूज किया है। ब्लैक पेपर स्ट्रिप है ये। अब जब हम इस सेटअप को, तो ये पार्ट, ये ब्लैक पेपर जो कि लीफ को कवर कर दिया और ये पार्ट लाइट में एक्सपोज्ड है, ये पार्ट लाइट में एक्सपोज्ड है और ये पार्ट लाइट में एक्सपोज्ड है, और ब्लैक पेपर जिससे कवर है उस पार्ट को लाइट नहीं मिलेगा। और वैसे ही सेटअप को अगर हमने लाइट के प्रेजेंस में रखा ताकि फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व करें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट के प्रेजेंस में रखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि वहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कुछ समय के बाद जब हम इसे लीफ का टेस्ट करेंगे बच्चों, तो बाकी सभी जगह हम पहले इस लीफ को अल्कोहल से ट्रीटमेंट देंगे। अल्कोहल से ट्रीटमेंट क्यों देंगे बच्चों, कि वहां पे पहले से जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो खत्म हो जाए, ताकि अगर और कोई फोटोसिंथेसिस या और कोई रिएक्शन ना हो, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग अल्कोहल से ट्रीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जब उसके बाद जब हम आयोडीन ट्रीटमेंट करेंगे स्टार्च टेस्ट का पता लगाने के लिए, तो हम देखेंगे कि ये पार्ट जो लाइट से एक्सपोज था वो ब्लू ब्लैक कलर दिखाई देगा, दैट इज एरिया अफेक्टेड विथ आयोडीन। मतलब आयोडीन ने वहां पर रिएक्शन किया है, और मैंने बता रखा है कि आयोडीन क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि आयोडीन वहीं पर रिएक्ट करेगा जहां पे स्टार्च होता है बच्चों, तो वो ब्लू ब्लैक कलर देगा। लेकिन ये पार्ट निगेटिव रिजल्ट देगा जो बच्चों, ये निगेटिव पार्ट होगा आयोडीन टेस्ट का, एरिया अनअफेक्टेड विथ आयोडीन। तो निगेटिव पार्ट होगा। क्यों निगेटिव पार्ट है, क्योंकि यहां पे क्लोरोफिल नहीं है बच्चों, लाइट नहीं मिला। तो लाइट नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि यहां पे लाइट नहीं मिला तो यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और स्टार्च नहीं बना। तो हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट का मिलना तो जरूरी है, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस वहीं होगा जहां पे कि ग्रीन पार्ट होगा। तो ग्रीन पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चों, क्लोरोफिल। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये पता लगा सकते हैं कि लाइट के साथ साथ लाइट जब मिलता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहां पे ग्रीन पार्ट ही ऐसा पार्ट है जहां पे कि फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पे फोटोसिंथेसिस के दौरान स्टार्च बनेगा, और जो ग्रीन पार्ट नहीं होगा वहां पे स्टार्च नहीं बनेगा, और इसलिए निगेटिव रिजल्ट, जहां पे ग्रीन पार्ट नहीं होता है निगेटिव रिजल्ट देता है। तो ऑन टेस्टिंग दीज लीफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब टेस्ट करके हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द बच्चों ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मींस लाइट के प्रेजेंस में केवल और केवल ग्रीन पार्ट में ही स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट के प्रेजेंस में ग्रीन पार्ट ही स्टार्च का सिंथेसिस करेगा और नॉन ग्रीन पार्ट में फूड सिंथेसिस नहीं होगा। नेक्स्ट है बच्चों मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, जिन्होंने लीफ को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक्वस KOH को यूज किया था। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखना है बच्चों, उन्होंने एक्वस KOH को यूज किया था। ये एक्वस KOH करता क्या है, इसका काम है बच्चों, ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को। इट एब्जॉर्ब्स CO2, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी को यूज करके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे, आप देख सकते हैं एक पॉटेड प्लांट है, पॉटेड प्लांट में बहुत सारे लीफ है, उनमें से एक लीफ को लिया और उन्होंने वाइड माउथ बॉटल लिया, मतलब जिसमें माउथ जो हो वो थोड़ा चौड़ा हो, और उसमें स्प्लिट कॉर्क लगा दिया और उसके थ्रू लीफ को अंदर प्लेस किया, हाफ लीफ को, आधे लीफ को, और इसी कारण इस एक्सपेरिमेंट का नाम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट दिया। मींस लीफ का हाफ पार्ट बॉटल के अंदर होगा और लीफ का हाफ पार्ट बॉटल के बाहर होगा, हाफ बॉटल के अंदर और हाफ बाहर। इस कारण से नाम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। अब जो लीफ बॉटल के अंदर है बच्चों, बॉटल के अंदर क्या रखा हुआ है, एक्वस KOH रखा हुआ है। अब ये एक्वस KOH, इसके बॉटल के अंदर जो पहले से जो भी CO2 प्रेजेंट रहा होगा, जो भी,
उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे CO2 को क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? एक्वस KOH सोल्यूशन जो है। और जब ये CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH के कारण, तो यहां पे जो अंदर में लीफ है उसको CO2 नहीं मिल पाएगा। इस पूरे सेटअप को लाइट में रखा गया, लाइट मिल रहा है इस पूरे सेटअप को, इस पूरे सेटअप को लाइट मिल रहा है। तो लाइट तो मिलता रहेगा, ट्रांसपेरेंट बॉटल है, लाइट मिल रहा है, लेकिन जो हाफ लीफ जो अंदर में है बॉटल के अंदर, उसको लाइट तो मिल रहा है लेकिन CO2 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उस फ्री CO2 को, बॉटल के अंदर वाले CO2 को KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। और इसी सेटअप को हमने लाइट के प्रेजेंस में रख रखा है, तो वो फोटोसिंथेसिस तो करेगा। और फोटोसिंथेसिस के बाद जब हम इसे स्टार्च टेस्ट के लिए ले जाएंगे, इस पर्टिकुलर लीफ को आप देख रहे हो यहां पे लीफ को, तो प्रोसीजर फिर से वही फॉलो करेंगे बच्चों, हीट ट्रीटमेंट और अल्कोहल से वॉश करने का लीफ को, ताकि उसमें पहले से जो एंजाइम एक्टिव है वो खत्म हो जाए और जो अल्कोहल है वो उसके कलर को, जो क्लोरोफिल है, जो भी पिगमेंट है, उसको डिजोल्व कर दे, ताकि वहां पे कोई नया फूड सिंथेसिस ना हो पाए। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस होने के बाद जब हम इस ट्रीटमेंट को कर लेंगे और फिर स्टार्च टेस्ट करेंगे इसका, इस पर्टिकुलर लीफ को तोड़ेंगे और यहां पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम देखेंगे कि हाफ पार्ट में स्टार्च टेस्ट यहां पे पॉजिटिव आया है और इस पार्ट में स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया है। अब स्टार्च टेस्ट नेगेटिव क्यों और ये पॉजिटिव क्यों? तो जाहिर सी बात है, जो लीफ का पार्ट बाहर था उसमें लाइट तो मिल ही रहा था, साथ साथ एटमॉस्फेयर से CO2 भी मिल रहा था इसको, तो लाइट और CO2 दोनों मिल रहा था यहां पे, तो यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। पॉटेड प्लांट है, वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फोटोसिंथेसिस यहां पे होगा और फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बना होगा और ग्लूकोज स्टोर हुआ होगा स्टार्च के रूप में। और जब हम उसको आयोडीन से टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव रिस्पांस देगा, कलर चेंज होगा, ब्लूइश या ब्लैकिश कलर आएगा। लेकिन जिस पार्ट को लाइट तो मिला लेकिन CO2 नहीं मिल पाया, इस पार्ट को, अब CO2 नहीं मिला तो फूड नहीं बना, क्योंकि CO2 ही रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। अब CO2 नहीं मिला तो फूड नहीं बन पाया, और फूड नहीं बन पाया तो जाहिर सी बात है स्टार्च भी नहीं बन पाया होगा। इस कारण से यहां पे स्टार्च टेस्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट का अगर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना हो कि क्या कंक्लूजन आएगा, तो हम कहेंगे कि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब CO2 होगा। देयरफॉर this experiment showed that CO2 was required for photosynthesis. किस पार्ट को CO2 मिला तो फोटोसिंथेसिस हुआ, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिखाया। इस पार्ट को CO2 नहीं मिला तो स्टार्च टेस्ट नेगेटिव दिखा रहा है। तो मॉल्स ने CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है, इस चीज को हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था। तो ये तो बात हो गई बच्चों व्हाट डू वी नो सेगमेंट में। नेक्स्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बच्चों अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहला नाम जोसेफ प्रिस्टले का दिया गया है। जोसेफ प्रिस्टले ये उस समय के साइंटिस्ट है बच्चों जिस समय ऑक्सीजन तक डिस्कवर नहीं हुआ था। लोग ऑक्सीजन के बारे में नहीं जानते थे। उस समय एयर को प्योर एयर और इम्प्योर एयर के नाम से जानते थे। जो प्योर एयर है उसे हम आज के डेट में O2 कहते हैं, और जो इम्प्योर एयर है वो आज के डेट का CO2 है। क्योंकि प्रिस्टले के समय में O2 डिस्कवर्ड नहीं था, जिस समय उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए हम जो भी बातें करेंगे
प्योर और इम्प्योर एयर की बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे बच्चों, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, दैट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्होंने प्रूफ किया था एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कैसे, उसको ध्यान से समझना है बच्चों। उन्होंने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने, बच्चों याद रखना, ये जो सेटअप आपको दिख रहा है ये फाइबर या ग्लास का बना हुआ होता है, क्योंकि ये घंटी की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम बेल जार कहते हैं। इसलिए पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम बेल जार एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और ये कब किया गया था? 1770 में। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट कब परफॉर्म किया गया है? 1770 में। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया, एक रैट लिया और उसके साथ एक कैंडल को बर्न किया। कैंडल को बर्न करने के बाद उसके ऊपर से बेल जार को रख दिया। बच्चों, बेल जार एक ऐसा सेट होता है जो वहां पे रखने के बाद इस तरह से सेट करते हैं कि बाहर से कोई भी गैसियस एक्सचेंज अब नहीं हो सकता। मीन्स बाहर से अब कोई भी एयर नहीं जाएगा अंदर, बेल जार को सेट करने के बाद। मीन्स अंदर में जो एयर अवेलेबल है अब उसी को यूज किया जा सकता है, क्योंकि बाहर से अब कोई भी एयर मिलने वाला नहीं है। अब आप जानते हो कोई भी एनिमल सरवाइव करने के लिए ब्रीदिंग करेगा, और ब्रीदिंग करेगा तो आज के डेट के कॉन्सेप्ट के अनुसार O2 लेगा और CO2 रिलीज करेगा। और कैंडल भी बर्न करने के लिए आज के डेट के अनुसार O2 को कंज्यूम करेगा और CO2 प्रोड्यूस करेगा। अब बच्चों, उस समय O2 को प्योर एयर और CO2 को इम्प्योर एयर कहते थे। तो यहां पे ये दोनों, रैट और कैंडल, इन दोनों को प्योर एयर की जरूरत थी, और प्योर एयर को यूज करते थे और इम्प्योर एयर प्रोड्यूस करते थे। तो धीरे धीरे यहां पे इम्प्योर एयर का कंसंट्रेशन, दैट इज CO2, आज के डेट का CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण सफोकेशन होगा। और धीरे धीरे एक समय आएगा कि ड्यू टू सफोकेशन ये चूहा मर जाएगा। तो रैट विल डाई ड्यू टू सफोकेशन। किस चीज का सफोकेशन? इम्प्योर एयर के कंसंट्रेशन के बढ़ने से। तो उन्होंने देखा कि बेल जार रखने के बाद रैट भी डेड हो जा रहा है और कैंडल भी बुझ जा रहा है। इन्होंने सोचा कि यहां पे इनको सरवाइव करने के लिए प्योर एयर की जरूरत है। इम्प्योर एयर बढ़ता चला गया, जिसके कारण ये सफोकेशन से डेड हो गया। अब इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को और एक्सटेंड किया, और अगला एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने सेट किया वो था, सेम सेटअप है, कैंडल भी है, रैट भी है, लेकिन एक प्लांट लिया, और वो प्लांट बच्चों मिंट प्लांट था। इस प्लांट के साथ इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि यहां पे कैंडल बर्न हो रहा है, रैट सरवाइव है, और यहां पे प्लांट रखा। और प्लांट के रखने के बाद उन्होंने देखा कि यहां पे जितनी देर में ये रैट और कैंडल जो बुझ जा रहा था और रैट मर जा रहा था, डेड हो जा रहा था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हुआ। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे देखा कि ये कैंडल भी लगातार जलता चला जा रहा है और चूहा भी नहीं बढ़ा। इसका कारण कहीं ना कहीं ये प्लांट होगा। तो उन्होंने इस बेसिस पे हाइपोथेसिस दिया, प्रिस्टले हाइपोथेसाइज्ड एज फॉलोज, दैट इज प्लांट रीस्टोर्ड टू द एयर। ध्यान समझना बच्चों, प्लांट रीस्टोर्ड टू द एयर वॉट एवर द ब्रीदिंग एनिमल एंड द बर्निंग कैंडल रिमूव्स। प्लांट किस चीज को रिस्टोर कर रहा है? जो भी एयर को ये बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल रिमूव कर दे रहा है। तो कौन से एयर को रिमूव कर रहा था? प्योर एयर को।
और क्या प्रोड्यूस कर रहा था? इम्प्योर एयर। तो प्लांट ने क्या किया होगा? उस इम्प्योर एयर दैट इज CO2 को लिया होगा आज के डेट में। आज के डेट में हम उसको CO2 कहते हैं, तो मींस प्लांट ने इम्प्योर एयर लिया और प्योर एयर प्रोड्यूस किया, जिसके कारण यहां पे रिस्टोर होता रहा। O2 लगातार प्योर एयर यहां पे मिलता रहा, इसलिए ये दोनों कंटिन्यू। रैट भी सरवाइव करता रहा और कैंडल भी बर्न होता रहा। और इसी चीज को इन्होंने हाइपोथेसिस में दिया कि प्लांट ने इस चीज को क्या किया? रीस्टोर किया। अब इन्हीं प्रिस्टले ने बच्चों आगे चल के 1770 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसलिए मैंने कहा कि यहां पे O2 की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिस्टले ने 1774 में, ध्यान समझना बच्चों, 1774 में डिस्कवर किया था किस चीज को? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को डिस्कवर प्रिस्टले ने ही किया आगे चल के। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हम लोग किसकी बात करेंगे? प्योर एयर और इम्प्योर की। प्लांट ने रिस्टोर किया, जो भी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल एयर को रिमूव कर रहे थे। ये तो बात हुई बच्चों कि जोसेफ प्रिस्टले ने इनिशियल एक्सपेरिमेंट में क्या रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए अर्ली एक्सपेरिमेंट में, जैन इंजनहाउस। इन्होंने प्रिस्टले के पूरे एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश की। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रिस्टले ने, इंजनहाउस ने, कि प्रिस्टले ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है उसमें कहीं भी लाइट के प्रेजेंस और डार्क में कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है। तो उन्होंने प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट में जो प्रिस्टले ने सेटअप तैयार किया था, उसी सेटअप को दो पार्ट में डिवाइड किया। मींस दो सेटअप लिया और एक सेटअप को लाइट में रखा और दूसरे को डार्क में रखा। लाइट में रखा तो देखा कि वहां पे रैट सरवाइव कर रहा है, जैसा प्रिस्टले ने भी देखा था। लेकिन डार्क में जिस सेटअप को रखा गया था उसमें रैट डेड हो जा रहा है। इसका कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया कि प्लांट एयर को रिस्टोर तो करता है लेकिन लाइट के प्रेजेंस में। तो यहां पे ध्यान समझना है बच्चों कि इंजनहाउस ने शुरुआती में प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, यूजिंग सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्टले, बट बाय प्लेसिंग वंस इन डार्क एंड वंस इन सनलाइट। एक लाइट में और दूसरा डार्क में। और उन्होंने, इंजनहाउस ने शो किया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट दैट आर समहाउ प्यूरिफाई द एयर फोल्डेड बाय बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। कि प्लांट, उन्होंने बताया कि लाइट के प्रेजेंस में इन्होंने शो किया, शो दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स। किस चीज के लिए? तो जिस एयर को ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर दे रहे थे, उसको रिस्टोर करने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। सनलाइट का होना जरूरी है। और इसी चीज को बच्चों इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने बताया कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आप देखो अब हम लोग O2 वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि 1774 में उन्होंने O2 को डिस्कवर कर दिया था प्रिस्टले ने। तो इन्होंने देखा कि प्लांट्स ने क्या किया, O2 प्रोड्यूस किया और जो ब्रीदिंग एनिमल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है उसको कंज्यूम करना शुरू किया और O2 प्रोड्यूस करना शुरू किया। कहां पे? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट ऐसा करेगा, रिस्टोर करने का काम। लेकिन यही चीज डार्क में होगा तो ये काम नहीं होगा, जिसके कारण यहां पे CO2 का कंसंट्रेशन, प्लांट O2 बनाएगा नहीं, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और इस इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन के कारण ये रैट डेड हो जाएगा। तो यहां पर रैट क्या हो गया बच्चों? डाइड। जबकि यहां पर रैट क्या है? सरवाइव। सरवाइव क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे
एयर रिस्टोर हो रहा है। यहां पे सर्वाइव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि एयर रिस्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सेटअप एब्सेंस ऑफ लाइट में है। इसका मतलब प्लांट एयर को रिस्टोर लाइट के प्रेजेंस में ही करता है, जिसको उन्होंने प्रूफ किया था इस प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट को लाइट और डार्क में रख के। इसके बाद बच्चों इस इंजन हाउस ने ही एक और एक्सपेरिमेंट किया, जिसे कि हम लोग एलिगेंट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एलिगेंट का हिंदी मतलब होता है बच्चों बेहतरीन, बहुत ही बेस्ट। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट माना गया है इसको, इंजन हाउस के एलिगेंट एक्सपेरिमेंट को, जिसमें कि उन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया था और एक्वेटिक प्लांट में बच्चों उन्होंने हाइड्रिला को यूज किया था और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि केवल ग्रीन पार्ट ही प्लांट के लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान समझो बच्चों, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हो एक जार है, इस जार में वाटर रखा हुआ है, पॉन्ड वाटर, क्योंकि हाइड्रिला आसानी से सर्वाइव कर जाए। तो इन्होंने हाइड्रिला प्लांट को लिया, हाइड्रिला प्लांट को किस में रखा? पॉन्ड वाटर में, पानी में रखा, लाइट देना शुरू, लाइट के प्रेजेंस में इसको रखा। लाइट के प्रेजेंस में जब रखा बच्चों, तो उन्होंने देखा कि थोड़े छोटे छोटे बबल्स निकलने शुरू हो गए इस बबलर में। तो उन्हें शुरुआत में तो समझ में नहीं आया कि ये एयर बबल्स हैं किस चीज के। उन्होंने इसका टेस्ट किया और पता लगाया, तो दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स ये बबल्स जो बन रहे थे एयर के, ये कुछ और नहीं ऑक्सीजन ही थे। और एक चीज याद रखना बच्चों, इसी सेटअप को उन्होंने डार्क में भी रखा था और डार्क में ऑब्जर्व किया कि कोई भी एयर बबल नहीं बना। एयर बबल कब बन रहा है? लाइट के प्रेजेंस में ही बन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, स्मॉल बबल्स को टेस्ट किया और टेस्ट करवाकर पता लगाया कि ये क्या है? ऑक्सीजन। जिसके कारण उन्होंने प्रूफ किया कि वो ऑक्सीजन केवल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट से ही निकल रहा था, नॉन ग्रीन पार्ट से बच्चों ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था। इसी चीज को उन्होंने कंक्लूड किया कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उन्होंने शो किया ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। कब? लाइट के प्रेजेंस में। तो लाइट के प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होता है प्लांट्स के द्वारा। कौन से पार्ट? ऑल प्लांट पार्ट? नो, ओनली दी ग्रीन प्लांट पार्ट। तो केवल ग्रीन प्लांट पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है। इस चीज को प्रूफ सबसे पहले किसने किया? जैन इंजन हाउस ने, जिसमें कि उन्होंने कहा कि ब्राइट सनलाइट में स्मॉल बबल्स बन रहे थे और डार्क में ये नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हमेशा जो भी एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, वो लाइट और डार्क को यूज करके किया कि लाइट में क्या हो रहा है और डार्क में क्या हो रहा है, जिससे कंपैरिजन आसानी से वो कर पा रहे थे कि जो भी एयर बबल्स, दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया। एक तो प्रिस्टले के एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि लाइट के प्रेजेंस में ही रैट सर्वाइव कर रहा है, डार्क में रैट सर्वाइव नहीं कर रहा है। दूसरा, उन्होंने देखा कि लाइट के प्रेजेंस में ही एयर बबल बन रहा है, लाइट के एब्सेंस में एयर बबल्स नहीं बन रहे। तो इन सारी बातों से उन्होंने कंक्लूड करके बताया कि लाइट के प्रेजेंस में ही प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट का हर पार्ट नहीं, केवल ग्रीन पार्ट ही फोटोसिंथेसिस करता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों जूलियस वॉन सैट्स। जूलियस वॉन सैट्स ने 1854 में एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि प्लांट जब ग्रो करता है उस दौरान वो अपने अंदर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज को सिंथेसिस करता है। प्लांट अपनी ग्रोथ के दौरान फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, उस दौरान क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। इस चीज को सबसे पहले एविडेंस के रूप में किसने प्रूव किया? जूलियस वॉन सैट्स ने। इन्होंने कुछ और भी बातें बताई थी, जो कि है कि उन्होंने स्टडी किया कि ग्रीन सब्सटेंस प्लांट में पाया जाता है
और इसी ग्रीन सब्सटेंस को बच्चों आज के डेट में हम क्लोरोफिल मानते हैं। यह मत समझ लेना कि जूलियस वॉन सैक्स ने ही क्लोरोफिल बताया, नहीं, उन्होंने कहा था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस ग्रीन सब्सटेंस के कारण होता है, जो कि ग्रीन, जो कि एक स्पेशल बॉडी में पाया जाता है, और वो स्पेशल बॉडी आज के डेट का क्लोरोप्लास्ट। मीन्स उन्होंने ये बताया कि प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं कि स्पेशल बॉडी में, स्पेशलाइज्ड बॉडी होता है, जिसे कि बाद में हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया। उस स्पेशलाइज्ड बॉडी में स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है ग्रीन कलर का, ग्रीन सब्सटेंस, और उसे बाद में हमने क्लोरोफिल कहा था। और वही कहा था कि उन्होंने ये साइट है किस चीज का, फोटोसिंथेसिस का। और इस दौरान प्लांट्स फोटोसिंथेसिस जब करता है तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज यूजुअली स्टोर्ड एट, सामान्य रूप में अगर कहेंगे तो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च के रूप में प्लांट स्टोर करते। इस चीज को सबसे पहले प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट यही थे, जूलियस वॉन सैक्स ने। तो उन्होंने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट कही हैं बच्चों। पहला कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस एक स्पेशलाइज्ड ग्रीन बॉडीज में होगा, जिसे हम आज के डेट का क्लोरोप्लास्ट मानते हैं। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम आज के डेट का क्लोरोफिल मानते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। आज के डेट में हम यही एज्यूम करते हैं। उन्होंने उस समय केवल स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेशल ग्रीन बॉडी कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है, और जो स्टोर होता है किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों जूलियस वॉन सैक्स के बारे में। स्टूडेंट्स, मिड 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट को फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखना आ चुका था, और वो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कुछ इस तरह से लिखते थे, जिसमें वो बताते थे कि CO2 और H2O के कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसको इंपीरिकल फार्मूला के रूप में हम लोग CH2O लिखते हैं, और ऑक्सीजन भी निकलता है साथ साथ। लेकिन वो इस इक्वेशन का जो कंक्लूजन ड्रॉ करते थे वो कुछ अलग तरह का था बच्चों, जिस दौरान ये मानते थे उसके कारण कि ये O2 जो निकलता है वो CO2 से निकलता है। कैसे वो समझते थे बच्चों, वो इस इक्वेशन को थोड़ा देखना है। उनका मानना था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट इसलिए दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, मींस वाटर जो है यहाँ पे इस इक्वेशन में वो सीधे यहाँ पे आ गया, और इस वाटर से जुड़ने वाला स्ट्रक्चर कौन है, कार्बन। तो दिस इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के साथ वाटर जुड़ा है, हाइड्रेट्स जुड़ा है, हाइड्रेट्स को वाटर कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यहाँ बचा क्या, ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन O2 के रूप में निकल रहा है। मतलब उस समय के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि O2 इवॉल्व फ्रॉम CO2, O2 इवॉल्व फ्रॉम CO2, जो कि आगे चल के एक गलत कॉन्सेप्ट के रूप में देखा गया बच्चों, क्योंकि आगे कॉर्नेलियस वॉन नील ने यह बताया कि यह कॉन्सेप्ट गलत है, जिसमें कि उन्होंने प्रूफ किया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि O2 CO2 से ना निकलकर H2O से निकलता है। तो उस समय के साइंटिस्ट के पास एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट था कि O2 कहां से निकलता है बच्चों, CO2 से। तो आगे कॉर्नेलियस वॉन नील ने इस चीज को ठीक किया कि O2 इवॉल्व फ्रॉम H2O, नॉट फ्रॉम CO2। बच्चों, कॉर्नेलियस वॉन नील एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। माइक्रोबायोलॉजिस्ट का मतलब होता है बच्चों जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क करते हो, और इनका पूरा वर्क फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो वर्क किया है इन्होंने, वो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे किया है। किस पे किया है बच्चों, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। और इस पे वर्क करके उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दिया था, जिसके कारण इनके एक्सपेरिमेंट को, इनके ऑब्जर्वेशन को माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन का दर्जा दिया गया है। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कहा जाता है बच्चों। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस को सही रास्ता दिखाया था।
माइलस्टोन का मतलब होता है सड़क, जो हाईवे चलते हैं उसके किनारे में जो पत्थर लगा होता है उसे माइलस्टोन कहते हैं, जो सही रास्ता बताता है कि कहां जा रहे हैं, वो सही रास्ता है या नहीं है। ठीक उसी तरह से इन्होंने फोटोसिंथेसिस को एक सही दिशा दिया था। कैसे? क्योंकि इससे पहले जो भी साइंटिस्ट थे वो ऐसा मानते थे कि O2 कहां से निकलता है, CO2 से। लेकिन इन्होंने पहली बार यह बताया था कि O2 CO2 से नहीं निकलता, O2 H2O से निकलता है। और इस चीज को बताने के लिए उन्होंने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे वर्क किया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन डोनर होता है, कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, जो मैंने शुरुआत में ही बताया बच्चों कि CO2 का रिडक्शन होता है और हाइड्रोजन वाटर से आता है। मींस जो वाटर है वो हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करता है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन इनिशियली साइंटिस्ट क्या मानते थे कि O2 H2O से नहीं निकलता। इस चीज को उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ग्रीन प्लांट्स में जो O2 होता है वो H2O से निकलता है और हाइड्रोजन डोनर कौन, H2O। इन्होंने बताया सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकालते। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। और एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान O2 नहीं निकलता, और ऐसा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं। तो जब वहां पे जो सल्फर बैक्टीरिया पे जब वो वर्क कर रहे थे, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकालता, क्योंकि वो सल्फर बैक्टीरिया है, तो वहां पे H2S यूज हो रहा है। मींस H2O की जगह कौन यूज हो रहा है हाइड्रोजन डोनर के रूप में, H2S। तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो रहा है वो बन रहा है, वो कौन हो रहा है, सल्फर या सल्फेट। ये डिपेंड करता है किस पे, क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म पे। O2 नहीं निकल रहा, तो जब उन्होंने पर्पल एंड सल्फर बैक्टीरिया पे वर्क किया, जो कि हाइड्रोजन डोनर के रूप में H2S यूज करता है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है वो O2 ना होके कौन निकल रहा है, सल्फर। अगर CO2 से ही ऑक्सीजन निकलना होता तो यहां पे भी CO2 यूज हो रहा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में। CO2 ये भी यूज करता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में, यहां पे भी कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, लेकिन O2 रिलीज नहीं हो रहा है। अगर O2 CO2 से ही निकलना होता तो यहां पे भी O2 रिलीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पे आ क्या रहा है, वो प्रोडक्ट आ रहा है जो कि हाइड्रोजन डोनर के साथ जुड़ा है। तो यहां पे भी कॉन्सेप्ट वही है कि यह हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और यहां जाएगा और फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगा लाइट के प्रेजेंस में। तो जिस ऑर्गेनिज्म में O2 नहीं बनता फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसे कहते हैं कि वो एनॉक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वहां पे जो डोनर होता है वो वाटर होता है हाइड्रोजन का। तो वहां पे वाटर अगर हाइड्रोजन डोनर है बच्चों, तो आप देखोगे कि यहां पे वाटर हाइड्रोजन डोनर है, CO2 को हाइड्रोजन दिया और यहां पे क्या निकल रहा है, O2 निकल रहा है। तो O2 कहां से निकल रहा है, CO2 से नहीं निकल रहा, H2O से निकल रहा है। क्योंकि अगर CO2 से ही निकलना होता तो यहां भी CO2 यूज तो हो ही रहा है, लेकिन CO2 से ये O2 नहीं आ रहा, यहां पे क्या आ रहा है, सल्फर, और वो सल्फर कहां है, H2S के पास। तो उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन डोनर होगा उसके साथ जो एलिमेंट होगा
वो प्रोडक्ट के रूप में, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट के रूप में क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो यहां पे H2O है, H2O से हाइड्रोजन निकला तो बचा क्या, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। इसी कारण इनके एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन है। माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने पहली बार बताया कि O2 H2O से निकलता है, ना कि CO2 से, और उस समय के बाकी सारे साइंटिस्ट ने इस चीज को माना। तो इसलिए कहा गया कि जो सही दिशा में नहीं सोचा जा रहा था फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको सही दिशा देने का काम कॉर्नेलियस वॉन नील ने किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बच्चों रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है बच्चों फोटोसिंथेसिस में, और स्पेशली लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन पे इन्होंने बहुत काम किया है, और ये कह ले कि लाइट रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो कैसे काम किया इन्होंने? तो सबसे पहला काम इन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसमें CO2 नहीं था, जिसे कहते हैं CO2 फ्री मीडियम तैयार किया। एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें CO2 नहीं था, मींस ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा कंडीशन है वाटर का जिसमें CO2 नहीं होता। CO2 फ्री मीडियम कहते हैं इसको। यूजुअली CO2 वाटर में आसानी से डिजॉल्व कर जाता है, लेकिन यहां पे इन्होंने CO2 फ्री मीडियम तैयार किया। और CO2 फ्री मीडियम तैयार करने के बाद इन्होंने एक प्लांट है जिसका नाम बच्चों स्टीलेरिया मीडिया प्लांट होता है। पूरा नाम क्या है? स्टीलेरिया मीडिया प्लांट। और उस स्टीलेरिया मीडिया प्लांट से क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। क्या किया? क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट किया। और यहां पे देखो, उस क्लोरोप्लास्ट को आइसोलेट करने के बाद उन्होंने डाल दिया कहां? CO2 फ्री मीडियम में। और उस सॉल्यूशन में जहां क्लोरोप्लास्ट डाला, उसके साथ साथ उन्होंने कुछ हाइड्रोजन एक्सेप्टर लगाए थे। इसका काम मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा बच्चों। उसके बाद उन्होंने लाइट देना शुरू किया। एक सॉल्यूशन तैयार किया जिसमें कि CO2 नहीं था, दैट इज CO2 फ्री मीडियम। उसमें क्लोरोप्लास्ट स्टीलेरिया मीडिया प्लांट से निकालकर पुट किया और फिर लाइट देना शुरू किया। जाहिर सी बात है, वो लाइट करेगा क्या? तो वो लाइट को एब्जॉर्ब बच्चों पिगमेंट्स करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट होता है थैलाकॉइड में। क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट होता है थैलाकॉइड के अंदर। उस लाइट को एब्जॉर्ब उस पिगमेंट ने किया, और उस पिगमेंट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, क्योंकि वो पिगमेंट में मेनली कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, उसके जिसके कारण लाइट एनर्जी मिली। लाइट एनर्जी के मिलने के कारण उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, और जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे हायर ऑर्बिटल में बच्चों वो इलेक्ट्रॉन पहुंचता चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जहां पे वो ऑर्बिटल छोड़कर बाहर निकलेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन निकला है वहां से, तो अगर कहीं से यहां से इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब क्लोरोफिल ने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन डोनर का काम किया। तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कहीं ना कहीं होगा। तो वो जानना चाह रहे थे कि वो एक्सेप्टर है कौन, और इसी के लिए उन्होंने यहां पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज किया था। और उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था दैट इज फेरिसाइनाइड, और डिटेल में बात करें तो पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज किया था बच्चों। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम फेरिसाइनाइड को हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में यूज किया था, जो कि इलेक्ट्रॉन के निकलते ही, जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ने निकाला, वो कुछ कैरियर के थ्रू होते हुए फाइनली इसके पास पहुंचता है, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इन्होंने कुछ ऐसे डाई को यूज किया है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही कलरलेस हो जाता है। तो यहां पे कैसे ये इलेक्ट्रॉन कहां गया और क्या क्या हुआ, उसको समझने के लिए बच्चों मैंने एक
छोटा सा फ्लो चार्ट तैयार किया है लाइट रिएक्शन का, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और कहां कहां जाता है। ध्यान से समझना है बच्चों कि जब लाइट देना शुरू किया इस क्लोरोप्लास्ट में, बच्चों मैंने थाइलाकोइड लिया है, ये आपको याद रहना चाहिए, ये क्या है, थाइलाकोइड। ये थाइलाकोइड है। थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे पिगमेंट होता है यहां पे क्लोरोफिल। और बच्चों ये जो डायग्राम मैंने यहां पे फ्लोचार्ट के रूप में डिस्क्राइब किया, ये सब इसी मेम्ब्रेन के अंदर होगा। आपको याद रखना है कि ये सारे प्रोसेस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होंगे, ये इसी अंदर होगा। ये सारा आपको समझा सकूं आसानी से, इसलिए इसको बाहर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो जब क्लोरोफिल पिगमेंट के ऊपर लाइट गिरेगा, सनलाइट गिरेगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो वो अपने ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर निकलना शुरू होगा, हायर ऑर्बिटल में आएगा। और एक समय आएगा कि वो अपने ऑर्बिटल से बाहर चला जाएगा। तो उसके मेम्ब्रेन पे, थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे बहुत सारे दूसरे प्रोटीन्स भी होते हैं, नाम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां पे केवल एक्सेप्टर की बात कर रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये किसका एक्सेप्टर है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरोफिल से निकले हैं। तो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे ही होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों बहुत हाई एनर्जी होता है। तो आपके दिमाग में आएगा ये एनर्जी कहां से आई, ये एनर्जी लाइट ने दिया। लाइट ने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर हाई एनर्जी में आया और ऑर्बिटल छोड़कर बाहर निकला। फिर उस इलेक्ट्रॉन को उसके एक्सेप्टर ने पकड़ लिया और फिर उसको एक डिफरेंट प्रोटीन के कंसीक्वेंस में भेजता है, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये एक सिस्टम है बच्चों जिसमें बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉन कैरियर और प्रोटीन्स होते हैं। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहां पे शॉर्ट में आप जानिए कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जहां पे इस इलेक्ट्रॉन को भेजा जाता है। इस सिस्टम में इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को यूज करके सबसे पहला काम होता है बच्चों एटीपी सिंथेसाइज करना। तो लाइट एनर्जी को यहां पे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में किया गया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से ईटीएस से बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकलने के बाद वहां पे उसका एक्सेप्टर होता है। तो इन्होंने जो एक्सेप्टर यूज किया था पोटेशियम फेरिसाइनाइड को, तो रॉबर्ट हिल ने नेचुरल एक्सेप्टर को भी ढूंढ निकाला था कि इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला है तो कोई ना कोई एक्सेप्टर होगा, अगर डोनर है तो एक्सेप्टर होगा। और एक्सेप्टर के रूप में उन्होंने तो अपने एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम फेरिसाइनाइड किया था। बाद में पता चला कि नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के कहां, स्ट्रोमा में। NADP प्लस कहां पाया जाएगा बच्चों, स्ट्रोमा में। और स्ट्रोमा में ये NADP प्लस पाया जाता है और वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन आया और ये 2H प्लस स्ट्रोमा से लिया जाता है। NADP प्लस जो नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है हाइड्रोजन के साथ, नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर बेसिकली कहते हैं इसको, ये एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों NADPH प्लस H प्लस में, NADPH प्लस H प्लस। तो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से चला वो इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर से होते हुए, ETS से होते हुए फाइनली किसके पास पहुंचा, NADP प्लस के पास। और बीच में ATP भी बना लिया। तो ATP और NADPH बना, लाइट एनर्जी को ही यूज करके बना। अब यहां से ये तो बात है कि ठीक है लाइट एनर्जी को यूज करके ये दोनों कंपाउंड बना लिए गए, लेकिन एक तीसरी बात भी ध्यान रखनी है बच्चों। और वो तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो क्लोरोफिल है यहां पे, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन निकाला। अब इसने जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसको तो कमी हो गई, उस कमी को पूरा कैसे किया जाए।
तो उस कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटता है। कौन टूटेगा? वाटर, दैट इज H2O। और इसी को हम लोग आगे बच्चों पढ़ेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर टूटेगा लाइट के प्रेजेंस में, और वाटर टूटेगा यहां पे तो टूटेगा 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 में। ये O2 वही O2 है बच्चों जो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है थाइलाकोइड से बाहर, और यही हम लोग इनहेल करते हैं अपने ब्रीदिंग में। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकलता रहा। बताओ यह ऑक्सीजन कहां से निकला? H2O के फोटोलाइसिस से। H2O ने फोटोलाइसिस के दौरान अपना ब्रेकडाउन किया, जिस कारण से 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और O2 निकला। अब ये O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकला था इलेक्ट्रॉन, उसके कमी को पूरा करने के लिए चले गए। इस इलेक्ट्रॉन की कमी, इसको जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो पूरा हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहां से निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से कंपेंसेट हो गया। और जो 2H+ है बच्चों, यही 2H+ आगे चल के आपको बताऊंगा कि यही 2H+ यहां पे NADPH के पास जाता है। इस तरह से लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो लाइट रिएक्शन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक ब्रीफ, इसको डिटेल मत मानना बच्चों, ये बेसिक है, इसी को आगे हमें डिटेल में समझना है। यहां पे बस आपको इतना याद रखना है कि लाइट ने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को यूज करके ATP और NADPH बनाया गया और O2 रिलीज हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन क्या क्या बना यहां पे, तो हम कहेंगे ATP बना, NADPH बना और O2 बना। ये O2 एटमॉस्फेयर में बच्चों क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। और इसी ATP और NADPH को यूज करके आगे बच्चों डार्क रिएक्शन में यूज किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि डार्क रिएक्शन डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होता है, जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको याद रखना है कि अगर कभी पूछा जाए कि लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो ATP, NADPH और ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन थाइलाकोइड से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो बात हो गई लाइट रिएक्शन में थी। मींस रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इतनी सारी बातों को एक्सप्लेन किया। यहां पे ये भी बताया कि बिना CO2 के भी O2 निकल सकता है, और ये O2 निकलता हुआ उन्होंने दिखाया था। बिना CO2 के भी बच्चों O2 निकला। कैसे निकला? तो यहां पे तो कहीं पे भी CO2 यूज नहीं हुआ, लेकिन O2 निकला। कहां से निकला? वाटर से। तो इन्होंने स्टीलेरिया मीडिया प्लांट से जो क्लोरोप्लास्ट निकाला था उसको CO2 फ्री मीडियम में डिप किया और लाइट दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकला। और वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचता है। उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था वो था पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इसी तरह से और भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं बच्चों जो आर्टिफिशियल कंडीशन में यूज किया जाता है, बेंजोक्विनोन, क्रोमेट और DCPIP। DCPIP का फुल फॉर्म होता है बच्चों डाइक्लोरोफिनॉल एंडोफिनॉल, जो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ये एक ब्लू कलर का डाई होता है। तो मान लो इसी तरह का अगर हमने सेटअप तैयार किया और DCPIP डिप कर दिया, तो ये ब्लू कलर का डाई। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना है बच्चों। तो मान लो इस सॉल्यूशन में हमने, इसी सेटअप में हमने DCPIP, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की जगह DCPIP यूज कर लिया। ये ब्लू कलर का डाई होता है। DCPIP क्या होता है? ब्लू कलर डाई। अब जब लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जैसे ही ये DCPIP उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये कलरलेस हो जाएगा। ब्लू कलर से क्या होगा? कलरलेस। ये इसकी प्रॉपर्टी है। और कलरलेस होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं हुआ था वो ब्लू कलर था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते ही वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो इस चीज से पता लगाना आसान हो जाता है कैसे इलेक्ट्रॉन कब एक्सेप्ट हुआ और कब एक्सेप्ट नहीं हो रहा था।
और इस दौरान उन्होंने ऑब्जर्व किया बच्चों की क्लोरोप्लास्ट ने ऑक्सीजन इवॉल्व किया। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो ये हिल रिएजेंट हम किसे कहते हैं? तो उन्होंने हाइड्रोजन एक्सेप्टर को यूज किया था, उसे हम हिल्स रिएजेंट भी कहते हैं। इन्होंने एक रिएजेंट के रूप में यूज किया जिसमें ये सब नाम है, आर्टिफिशियल और नेचुरल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है बच्चों? नेचुरल हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP+ को माना जाता है। तो ये तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस से बच्चों ने डिटेल एनालिसिस किया था पूरे लाइट रिएक्शन का, और कहते हैं आज के डेट में कि मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल। अब रॉबर्ट हिल के साथ एक और साइंटिस्ट का नाम आता है बच्चों, बेंडल का। इन दोनों ने मिलकर जेड स्कीम का कॉन्सेप्ट दिया था। जब बच्चों इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा कि इस स्कीम को जेड स्कीम कहा जाता है। लाइट रिएक्शन के ही मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है? जेड स्कीम। तो ये जो जेड स्कीम का कॉन्सेप्ट है, इसको किसने प्रपोज किया था? तो रॉबर्ट हिल के साथ एक दूसरे साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, कौन? बेंडल। तो हिल एंड बेंडल प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ जेड स्कीम, कि जेड स्कीम कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों रॉबर्ट हिल के एक्सपेरिमेंट की, कि रॉबर्ट हिल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है रूवेन एंड कामेन। रूवेन एंड कामेन ने रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज किया था। रूवेन एंड कामेन ने रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज किया था, और उस रेडियो आइसोटोप में O18 को यूज किया था बच्चों। O18 यूजुअली ऑक्सीजन क्या होता है? 16। यूजुअली ऑक्सीजन क्या होता है? 16 मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन उन्होंने क्या यूज किया? O18। तो ये रेडियो आइसोटोप था बच्चों, और इस रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज करके उन्होंने प्रूफ किया था कि O2 H2O से ही निकलता है। और इसके लिए एक इक्वेशन उन्होंने डिस्क्राइब किया था बच्चों, ध्यान समझना, कि 6CO2, और CO2 के पास जो ऑक्सीजन था वो कैसा था? 16 वाला, और H2O के पास जो ऑक्सीजन था वो 18 वाला। तो दो ही का सोर्स है बच्चों ऑक्सीजन का। इसी पे झगड़ा था कि CO2 से O2 निकला है कि H2O से। उन्होंने कहा दोनों को चेंज कर देते हैं, एक 16 का रखते हैं और दूसरा 18 का लेते हैं। और जब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना तो कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज जो बना बच्चों, इस ग्लूकोज के पास जो ऑक्सीजन आया वो 16 का था। H2O के पास भी जो ऑक्सीजन आया वो भी 16 का था, लेकिन जो O2 के पास जो ऑक्सीजन आया वो कैसा था? 18 का था। इससे प्रूफ हो गया था कि जो ऑक्सीजन बन रहा है वो कहां से बन रहा है? H2O से बन रहा है। H2O का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। तो इन्होंने कंफर्म किया था, और रेडियो आइसोटोप टेक्निक बच्चों उस समय का बहुत ही एडवांस टेक्निक था, जिसमें रेडियो आइसोटोप टेक्निक को यूज करके इन्होंने प्रूफ कर दिया था कि O2 H2O से ही निकलता है। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में बात आ गई होगी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स की, कि अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कितने साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया। हमने शुरुआत से प्रिस्टले, जैन इंजनहाउस, जूलियस वॉन सैट्स, कॉर्नेलियस वॉन नील, रॉबर्ट हिल और रूवेन एंड कामेन को डिस्कस किया है। उम्मीद है यहां तक आपको बातें समझ में अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आ गई होंगी।